पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक तूफान। सरकार ने 4 बड़े प्रांत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की योजना बनाई है। संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान के मुताबिक इससे प्रशासन आसान होगा और जनता को राहत मिलेगी, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सिंध और बलूचिस्तान में अलगाववाद की आग और बढ़ सकती है। अब सवाल यही है कि क्या नए प्रांत पाकिस्तान की समस्याएं हल करेंगे या फिर एक नए संकट की ये शुरुआत है। रिपोर्ट देखिए। अशांत प्रदेशों को छोटे छोटे प्रांतों में तोड़ दिया जाएगा। सरकार ने देश के 4 बड़े प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 12 छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बड़े ऐलान की वजह बने पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान, क्योंकि उन्होंने कहा कि छोटे प्रांत बनना अब तय है। इससे शासन आसान होगा, लोग राहत महसूस करेंगे। पाकिस्तान के होंगे टुकड़े। पाक के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान का बयान। पाक सरकार नए प्रांत बनाने की योजना। पाक सरकार की नए प्रांत बनाने की योजना। पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी। देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय। सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। अलीम खान की पार्टी शहबाज की गठबंधन सरकार का हिस्सा। पाकिस्तान में अभी 4 प्रांत हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, लेकिन अब इन्हें 12 अलग अलग प्रांतों में तोड़ने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में दशकों से ज्यादा प्रांत बनाने के लिए बहस हो रही है। आजादी के समय यानी कि 1947 में पाकिस्तान में 5 प्रांत हुआ करते थे। पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का 5वां प्रांत था। उस समय प्रांतों के नाम पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान थे। लेकिन 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद पूर्वी बंगाल आजाद होकर बांग्लादेश बन गया, जबकि पश्चिमी पंजाब को पंजाब नाम दिया गया। वहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया और सिंध और बलूचिस्तान में कोई बदलाव नहीं हुआ। कौन से नए प्रांत बन सकते हैं? पंजाब, उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब, दक्षिण पंजाब। सिंध, कराची सिंध, मध्य सिंध, ऊपरला सिंध। खैबर पख्तूनख्वा, उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी, आदिवासी केपी या फाटा रीजन। बलूचिस्तान, पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं। विपक्ष ने सख्त विरोध शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार प्रशासन को नहीं, देश को बांटने की तैयारी कर रही है। कई पार्टियों ने इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल बताया है। सबसे बड़ा तनाव दिख रहा है सिंध और बलूचिस्तान में, जहां पहले से ही अलगाववाद और विद्रोह की आवाजें तेज हैं। लोग डर रहे हैं कि कहीं प्रांतों का ये बंटवारा नए विवाद, नई लड़ाई और नई मांगों को जन्म न दे। क्या बंटवारे की आग में फिर जलेगा पाक? शहबाज सरकार में शामिल बिलावल की पार्टी का विरोध। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बंटवारे का विरोध किया। सिंध को बांटने का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा। सिंध के हितों के खिलाफ कोई कदम स्वीकार नहीं। नए प्रांतों की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी ताकत सिंध को नहीं बांट सकती। एएनपी और बलूच राष्ट्रवादी दलों ने भी विरोध किया। दलों ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताया। बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तनाव और भड़क सकता है। उधर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था भी इस फैसले का बड़ा कारण बताई जा रही है। खाली खजाना, आईएमएफ की कठोर शर्तें और बढ़ती महंगाई ने केंद्र सरकार की ताकत कम कर दी है। छोटे प्रांत बनाकर प्रशासन को हल्का करने की दलील दी जा रही है।
अगर ये योजना लागू होती है तो पाकिस्तान की राजनीतिक रफ्तार बदल जाएगी। हर हिस्से में नई असेंबली, नया गवर्नर और नया प्रशासन ढांचा तैयार करना होगा। यानी पाकिस्तान का भविष्य नई सीमाओं, नई सियासत और नए विवादों से भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल वही, क्या छोटे प्रांत वाकई बड़ी समस्याएं हल करेंगे या ये फैसला पाकिस्तान में नए संकट की शुरुआत होगा? स्वाति सक्सेना, न्यूज़ इंडिया। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और साथ ही साथ डॉक्टर इरशाद अहमद मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं PMLN, सीधे पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत। डॉक्टर इरशाद अहमद, पहले आप ही से समझना चाहूंगी, ये जो प्रपोजल अभी आ रहा है 4 की जगह 12 प्रांतों में बांटने के लिए, ये फंक्शनल सिस्टम को ईजी करने का तरीका बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, जैसे कि संचार मंत्री ने प्रस्ताव रखा। लेकिन क्या इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक राय है, और अगर नहीं है तो इसे इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल रहेगा? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ इस वक्त मेरे मुल्क में हो रहा है, जो कुछ कानून साजी कर रहे हैं हम लोग अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए, अवाम को खुशहाल करने के लिए, और दुनिया में टाइगर तो अल्लाह ताला ने हमें बना दिया, और पाकिस्तान एक बुलंदियों की तरफ इस वक्त इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका कहाँ जाएंगे? तो आप ऐसे करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जो कुछ कानून साजी हो रही है अपने मुल्क, अपने इदारों के लिए, अपनी आवाम के लिए हो रही है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिन हाथों में मेरा मुल्क है, जो सरबराहान हमारे इस वक्त हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है और मानती है, और बड़े ताकतवर लोग हैं इस वक्त जो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और मुल्क को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं पूरी दुनिया के मुमालिक। अभी देखिए, इंडोनेशिया के भी सरबराह आए हुए थे, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बुलंदियों की तरफ है, पाकिस्तान में बिजनेस के मौके हैं, पाकिस्तान में टूरिज्म के मौके हैं, पाकिस्तान में रोजगार के मौके हैं। तो हाँ, जो कुछ हमारे मुखालफिन है उनको अच्छा नहीं लगेगा हमारा कुछ भी अच्छा करना, वो ऐसे लगेगा जैसे कि हम बहुत बुरा करने जा रहे हैं। अगर मेरे मुल्क में सूबे बनते हैं तो हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे मुल्क में सूबे बन रहे हैं तो मेरी आवाम की खुशहाली के लिए बन रहे हैं। अगर बनेंगे तो कानून साजी के साथ बनेंगे, अगर बनेंगे तो मुत्तफिका तौर पे बनेंगे। मैं पूछ रही हूँ, इसको लेकर कोई ब्लूप्रिंट तो तैयार किया होगा ना, और किस तरीके से फायदा होगा और कब तक इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अगर ये सोच आई है तो? देखिए, अभी तो असेंबली में एक बात हुई है, अभी एक अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद कानून साजी होगी, उसके बाद तमाम मुल्क की पार्टीज बैठेंगी, अपोजिशन पार्टीज भी, हुकूमती पार्टीज भी, मुत्तफिका तौर पे जो फैसला लाए अमल होगा उस पे ये फैसला किया जाएगा। अभी बातें हैं, देखिए, अभी तो असेंबली में एक करारदाद पेश हुई, एक हमारे अलीम खान साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद ये असेंबली में जाएगा, सेनेट में जाएगा। इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान को जल्दी जरूर होती है। मेरे मुल्क में कुछ भी होने लगे तो आप लोग जरूर उसको उछालने की कोशिश कर। देखिए, आप हर तरीके से कोशिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने, हम कबूल करते हैं आपकी मुखालफत, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी भी हैं, आप हमसे जंग भी चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी जंग नहीं चाहते। हम अमन शांति का पैगाम भेजते हैं हमेशा। लेकिन हाँ, जब मेरी जितना अमन शांति है ना, जितनी अमन शांति के लिए पाकिस्तान जाना जाता है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान उसके बारे में बात नहीं करता, ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात होती है, जब बात आतंक की होती है, जब पाकिस्तान में बिगड़े हुए हालात की होती है। आपने खैर अपनी बात कही, वो दिल की तसल्ली के लिए मैंने भी सुन लिया कि आपको दिल की तसल्ली हो। आपने कहा ऊंचाइयां छू रहा है, बुलंदियों पर जा रहा है पाकिस्तान, अलग अलग देश हैं जो दोस्ती करना चाहते हैं, संबंध बेहतर करना चाहते हैं। चलिए, मान ली ये बात। अब मैं संजीव श्रीवास्तव जी से समझ लेती हूँ। हालांकि संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं हुई हैं। अगर कोई बड़ा राज्य है उसे बांट दिया जाए बेहतर फंक्शनल सिस्टम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लेकिन अगर पाकिस्तान में सीधा 4 प्रांत से 12 प्रांत हो तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? रचना जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो पाकिस्तान के जो कलीग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध शेर कहना चाहता हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है,
पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, आप तरक्की कीजिए, हमें उससे क्या है, हम तो चाहेंगे कि आप तरक्की कीजिए, अमन सहन शांति आपके यहाँ बनी रहे, हम भी चाहते हैं। कौन युद्ध करना चाहता है? हम तो कई बार शांति का पैगाम लेके आपके पास गए, लाहौर की बस लेकर के गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आपके यहाँ गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमेशा खंजर भोंकने का काम किया, आतंकियों को भेजा। तो ये जो आपकी जो बातें हैं और आपकी जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा फासला है, इस बात को भी आप जरा समझिए। और लेकिन जहां तक पैगाम की बात है, शांति का पैगाम हम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन उस पैगाम को अगर अमल में लाना है तो आपको आतंकियों को भेजना बंद करना पड़ेगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, जहां तक अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखिए, पाकिस्तान के जो रचना जी आंतरिक जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान की, चाहे वो सेना में परिवर्तन आ रहा हो, चाहे वो प्रोविंसेस को अब जो 12 प्रोविंसेस बनाने की बात चल रही है, ये सब पाकिस्तान के अंदर की जो डीप सीटेड जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो असुरक्षाएं हैं, उसकी वजह से ये जो है आपाधापी में सारे परिवर्तन करते जा रहे हैं। और ये जो सेना है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली जो सेना की स्थिति, मतलब पावर के हिसाब से अगर देखें, संवैधानिक अधिकारों के अनुसार देखें, तो ऐसी कभी नहीं थी। जनरल मुशर्रफ के समय में भी नहीं थी। एक ही आदमी जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी चीफ है, थल सेना अध्यक्ष भी है, और जाहिर है कि वो CDF भी अब बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को आपने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एकमात्र संस्था जो कि सबके खिलाफ आवाज उठा सकती थी, कुछ दखल दे सकती थी, उसको भी आपने जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया। और एक आजीवन इम्प्यूनिटी, सोचिए, आजीवन इम्प्यूनिटी, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चल सकता, उनके कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। 2030 तक जो है अबाध, असीमित, सर्वाधिकारवादी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में जब सीमित हो जाए तो वो तानाशाही नहीं कही जाती, वो कहा जाता है टोटलिटेरियन सिस्टम, सर्वाधिकारवादी शासन। और एक में लॉर्ड एक्टन, एक बड़े साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जो एक आदमी के अंदर अगर इतनी सत्ता आ जाए, एक ही आदमी के आसपास पूरा सिस्टम और पूरा एस्टेब्लिशमेंट अगर घूम रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां की लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी। ये जो PMLN हो, चाहे वो जिसके की नेता इरशाद साहब हैं, और चाहे वो इमरान खान हो, सभी की स्थिति बहुत दयनीय है। इमरान खान तो जेल में है, और PMLN के नेता भी जेल में थे, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, क्योंकि उस समय वो सेना से पंगा ले रहे थे। तो सेना से तो कोई पंगा नहीं सकता आपके यहाँ, अब तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता। यदि आप लेंगे पंगा तो फिर वो सीधा फांसी का फंदा भी तैयार है उधर। तो ये जो पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है रचना जी। मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, इरशाद साहब से भी कहना चाहता हूँ कि ये आपके देश के लिए अच्छा नहीं है कि इस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में जो है उसका भी जिक्र आपने कर दिया, और साथ ही साथ तानाशाही का जिक्र भी आपने कर दिया। डॉक्टर इरशाद अहमद जी, बात तो सही है संजीव जी की, इससे तो बुलंदियों पर जाना कतई नहीं कहते। मैं आपके अंकरों, देखिए, किसी भी मुल्क का सरबराह जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं करते। मैं आपको एक अर्ज करता हूं, और भी इदारों की बात कीजिए ना, एक ही इदारे को मजबूत कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही इदारे को मजबूत कर रहे हैं बस। आपके दरमियान में नहीं बोला मैं। देखिए, इदारा, मेरा मुल्क, मेरी आर्मी, मेरी नेवी, मेरी एयरफोर्स, मैं उसको मजबूत से मजबूत तर चाहूंगा। हम अपने इदारों को मजबूत, क्योंकि देखिए, मैं आपसे नहीं लड़ सकता हिंदुस्तान की फौज से, लेकिन मेरा एक फौजी आपके 1 लाख फौजियों पे भारी हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये कौन से ख्वाब आप देखते हैं? जज्बा है पाकिस्तान के। डॉक्टर इरशाद अहमद, ये कौन से ख्वाब आप देखते हैं? दिन के उजाले में भी आप खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं। कैसे आपके फौजी हैं, कैसे आपके फौजी हैं जो 1 लाख पर भारी पड़ जाएंगे? आपके पास तो ऐसे हथियार तक नहीं, आपके पास तो ऐसी फौज तक नहीं। फौज जो पीछे हट जाती है, वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहां टिक पा रही है आपकी फौज। भारत की बात तो बाद में कीजिएगा, आप तो पाकिस्तान में ही लोगों से नहीं सीधे तरीके से टक्कर ले पा रहे। अगर आप बहुत हाइपोथेटिकल बात करेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। इससे पहले सुनिए आप, इससे पहले आपने कहा पाकिस्तान बुलंदियों पर जा रहा है, पाकिस्तान लगातार ग्रो कर रहा है, बाकी देश दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने सब कुछ सुना, ये हर किसी की ख्वाहिश हो सकती है अपने मुल्क को लेकर। मैं शांति से सुन रही थी। आपने कहा आपके यहाँ का एक फौजी हमारे 1 लाख फौजियों पर भारी पड़ सकता है। ये तो इतना हाइपोथेटिकल है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। सुनने पूरा बोलने तो देती ना आप देखें, मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला। देखें, अगर प्रोग्राम में इस तरह करना है तो फिर तो फायदा नहीं है। सुने, आपको मैंने सुना नहीं, तो आप हाइपोथेटिकल ना बोले ना। एक फौजी 1 लाख पर कैसे भारी पड़ेगा? ऐसे भारी हुआ जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने और हमने जंग लड़ी। आप 1.5 अरब थे, हम 25 करोड़ थे, तो
100 एक पे 100 पे एक भारी हुआ कि नहीं हुआ? आप हिसाब लगा लीजिए, 1 अरब 40 करोड़ और 25 करोड़ का हिसाब लगाइए, यही बनती है फिगर, यही बनती है। देखें उसके क्या हुआ, भारी हम पड़े, पूरी दुनिया से पूछिए। आपकी कैलकुलेशन आपको मुबारक डॉक्टर इरशाद अहमद, आपकी कैलकुलेशन आपको मुबारक। पाकिस्तान के खुद के लोग आप लोगों की पर्दे खोलते हैं, आप लोगों के बारे में सच बताते हैं, पोल खोल देते हैं सोशल मीडिया पर भी। मैं क्या बोलूं, आपके यहाँ तो जब मंत्री से पूछा जाता है कि सबूत तो दीजिए आप, तो वो सोशल मीडिया की वायरल क्लिप का जिक्र कर देते हैं। आपकी तो इतनी फजीयत हो जाती है, वो बात जाने दीजिए। मैं अभी 12 प्रांतों को लेकर आपसे सवाल कर रही हूँ, उस पर आप जवाब दे दें। डिबेट से तो आप हट रहे हैं ना, डिबेट से तो आप हट रहे हैं ना। हम तो आपके बारे में बात कर रहे थे, आपके प्रोविंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि आप छोटे प्रोविंसेस क्यों बना रहे हैं, तो आप भारत की बात करने लगे। प्लीज सुन, ये क्या डिबेट से तो आप हट रहे हैं। आप हटे हैं डिबेट से। आपने मेरी आर्मी के बारे में क्यों बात की? आपने क्यों कहा कि आर्मी के बारे में बात किया? अपने मुल्क के बारे में बात कीजिए डॉक्टर इरशाद अहमद। डॉक्टर इरशाद अहमद जी प्लीज अपने मुल्क के बारे में बात कीजिए। 4 प्रांत से जब 12 प्रांत होंगे, वो सीमाएं कैसे होंगी, वो कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे फिर चीजें तय होंगी, और क्या जो अभी की स्थिति है जिसे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति कहा जाता है, क्या उससे उबर जाएंगे आप लोग? आप पाकिस्तान की सीमा में रहते हुए और बिना हाइपोथेटिकल बात किए हुए बताइए, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वो लोग तो ऑलरेडी अलग होना चाहते हैं। आप कह रहे हैं वहां भी अब 4 प्रांतों को 12 में डिवाइड कर दे, तो सोल्यूशन होगा क्या? मैं ये पूछ रही हूँ। मैंने तो आपसे शुरू में अर्ज यही की कि अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी असेंबली, हमारी तमाम लोग इस पे फैसला, मुत्तफिका फैसला होगा, तो उसके बाद इसका फैसला होगा कि 12 बनती हैं, 10 बनती हैं, 8 बनती हैं। इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे कहा कि मैंने गलत बात की, मैंने गलत बात नहीं की। जब मेरे आर्मी के इदारों पे आपने बात की, मेरे आर्मी चीफ पे बात की, हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन जैसे ही मैंने आपकी दुम पे पाँव रखा, आपने चिल्लाना शुरू कर। देखिए जब आप बोलते हैं, जब मेरे बात को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कि आप इतनी आपाधापी बड़े बड़े परिवर्तन करते जा रहे हैं, इतने आपाधापी आपके आपका जो वायुसेना और नौसेना का जो चीफ है, वो थल सेना चीफ के डिप्टी दिखाई देते हैं। एक ही आदमी के अंदर सारी सत्ता आ गई है, तो क्यों ना बात करें आपके बारे में। आप इस तरह के परिवर्तन ला रहे हैं और अजीबोगरीब परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बिल्कुल रसातल में लेते जा रहे हैं, तो क्यों ना बात की जाए आपकी डेमोक्रेसी के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता व्यक्त की है जो पाकिस्तान के अंदर ये सब चल रहा है, और कितने बड़े बड़े परिवर्तन आप कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। मैं देखिए इरशाद साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे जवाब एक मिनट आप फिर मेरे दरमियान में बोलेंगे, मैं चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल खामोश। हाँ, एक मिनट अपनी बात में, लेकिन मेरे दरमियान में नहीं चीखेंगे फिर आप। ठीक है, एक बात मैं बस कहना चाहता हूँ आपसे। आपको यदि अपने जो सारे इदारों की इतनी चिंता है, तो सबसे पहले जो आपका जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है ना आपकी सेना का, उसको उन्हें कम करना हो। आपकी मैं बात नहीं कर रहा पर्सनली, लेकिन आपकी जो सेना है उसके अंदर जो पंजाबी वाला जो सेंस है कि और सब सेकेंडरी है, बस पश्तून भी सेकेंडरी है, बलूच भी सेकेंडरी है, सिंधी भी सेकेंडरी, उसको कम करना पड़ेगा। आप प्रोविंसेस को डिवाइड करके वहां के लोगों के ग्रीवांसेस को नहीं एड्रेस कर सकते, उनके रियल इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। कि बेरोजगारी, जो हर तरीके का जो संकट वो फेस कर रहे हैं, महंगाई का संकट जो फेस कर रहे हैं, उनके बारे में बात कीजिए ना। सिर्फ आप प्रोविंसेस को डिवाइड करके आप बताइए। अच्छा, एक बात और मैं ऐड कर दूं इसमें। ताजा रिपोर्ट जो बलूचिस्तान को लेकर आई है, ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है वहां के हालातों को लेकर कि बलूचिस्तान अब बांग्लादेश बनने की राह पर है, उसकी आज़ादी बहुत जल्द होगी। बलूचिस्तान में जो बलूच संगठन है वो बड़े खुश हो गए हैं इस बात के बाद। उसके बाद में फिर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई, उसमें जो कर्जदार देश हैं उनमें टॉप के देशों में पाकिस्तान का जिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के बढ़ते हुए कदम वैसे ही नाक में दम किए हुए हैं। ये जो चौतरफा परेशानियां हैं इरशाद अहमद जी, क्या उस पर सरकार का फोकस है क्या? देखिए, पहले तो मैं इनको जवाब दे लूं कि ये कह रहे हैं कि जी मेरी आर्मी में जी प्रॉब्लम है पंजाबी की और शिया की और सुन्नी की। इन्होंने बात की। आप ये देखिए कि मेरी वाहिद आर्मी है जिसमें मेरे कश्मीर के भी 14 जनरल्स हैं। कश्मीर के, आप मुझे बताइए मकबूजा कश्मीर से कुछ जनरल या ब्रिगेडियर आपने बनाया हो? मुस्लिम कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी है, उसको कभी कोई फौज में अच्छा ओहदा दिया हो आपने? देखें, हमारी आर्मी, हमारे पाकिस्तान
हमारा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, हमारा भारतीय लोग पाकिस्तान हैं। एक अजीम आर्मी का पाकिस्तान है, कश्मीर के लोग हमारा भारतीय लोग पाकिस्तान हैं। एक अजीम एयरफोर्स का पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान एक अजीम नेवी का पाकिस्तान है। देखिए मैं ये कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए मैंने आपके दरमियान में नहीं बोला। दूसरी बात आपने की बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में चंद शरपसंद थे जो मेरे बलूचिस्तान का अमन बर्बाद कर रहे थे। आज आर्मी ने उसको नकेल डाली उन दहशतगर्दों को। आज बताइए कौन सी दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान में, कौन सा वायलेंस हो रहा है? हमने सबको एक ठिकाने लगाया है, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार वालों को उनके शव तक नहीं दिए गए। इसे कहते हैं आप कंट्रोल करना डॉक्टर इरशाद अहमद, इसे कहते हैं कंट्रोल करना। नाबालिग बच्चों को उठा लिया गया, उनकी हत्या हो गई, परिवार वाले तड़पते रहे, डेड बॉडीज तक नहीं दिखाई, औरतों को उठा लिया गया। में हजारों लोगों का डिसअपीयरेंस हुआ है, उसके बारे में मैंने अपने मुंह पे उंगली रखी थी कि आपके दरमियान में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी उंगली हटाए कौन, आप पे रखे कौन? नहीं, मुझसे आपने नहीं कहा था, मुझसे आपने नहीं कहा था, और मेरा तो काम है सवाल करना। इसको कहते हैं दूसरे को मुंह बंद करना और उसको चुप करना। और अरे मैं आपका मुंह बंद नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुंह खोलकर जवाब तो दीजिए इसका। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है, महिलाओं को, बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, उसका क्या है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि मेरे KPK में भी अमन है, मेरे बलूचिस्तान में भी अमन है, सिंध में भी अमन है, पंजाब में भी। ये क्यों? क्योंकि एक मुल्क है पाकिस्तान, ये अलग-अलग नहीं है जो आप चाहते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा, वो बांग्लादेश बनने जा रहा है, वो हिंदुस्तान बनने जा रहा है। मैं बात कहना चाहता हूँ, आप अपने हिंदुस्तान की ख्याल कीजिए, अपने हिंदुस्तान को संभालिए, उसके टुकड़े होने जा रहे हैं। पाकिस्तान मजबूत से मजबूत हो रहा है। मेरे पाकिस्तान के बारे में बात करें, आप जो है मैं आपके बारे में क्यों हकीकत ना बताऊं? तो 2025 में सबसे ज्यादा सेना के लोग मारे गए हैं, आपको पता है इस बात को? TTP ने जितने बड़े बड़े हमले किए हैं, TTP ने जितने बड़े बड़े हमले किए हैं, BLA और BLF ने जितने बड़े हमले आपकी सेना को सीधा सीधा टारगेट किया है। तो मैं कह रहा हूं ना, तो आप इसको बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सब अमन है, सब कह रहे हैं, सब शांति है, ये सब कह रहे हैं, ये तो गलत बात है। जवाब तो आप रियलिटी से भाग रहे हैं। अच्छा जवाब तो दे दीजिए डॉक्टर इरशाद अहमद, जवाब तो दे दीजिए। TTP ने क्या फौज को निशाना नहीं बनाया? क्या BLA BLF जैसे संगठन जो बलूच के हैं, क्या वो आगे बढ़कर सीधे सीधे आपकी फौज पर हमला नहीं करते? क्या सैनिकों का नुकसान नहीं हुआ? क्या उनकी जानें नहीं गई? लगातार हमले कर रहे हैं। आप सुने, आप जरा सुनने की हिम्मत रखे ना। देखिए मैं वही तो अर्ज कर रहा था कि मेरे आर्मी के जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे करके अपने मुल्क को मजबूत तर बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी सुबह शाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि वो निगहबान है। वहाँ एक फौजी 1 लाख पर भारी नहीं पड़ रहा है क्या डॉक्टर इरशाद अहमद? वहाँ एक फौजी 1 लाख पर भारी नहीं पड़ रहा क्या? बिल्कुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं आपके मुल्क की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ। आपका फौजी 1 लाख पर भारी क्यों नहीं पड़ पा रहा? क्यों फौजियों की जान जा रही है? इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर भारत के बारे में बात कीजिए। नहीं, अगर मुझे बोलने दे रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिए, मुझे सवाल करते हैं। बस मुझे इतना बता देना, आपके फौजी अगर इतने काबिल और इतने लायक हैं, इतने ताकतवर हैं, तो वहां हालात कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? वहां लगातार फौजियों की जान क्यों जा रही है? 1 लाख छोड़िए, 1000 पर भी भारी क्यों नहीं पड़ रहे? आपको मैं देखें, मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। पहले क्या कर लें आप दोनों? आप बताएं ना, आप बताएं, मुझे बोलने दें। आप बताएं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए चंद शरपसंद थे जिनके गले में पटा डाल के जिनको चौकों में लटकाएंगे इंशाल्लाह मेरे आर्मी के जवान, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मुसलसल मेरे फौजी शहीद हुए हैं। आज देखिए पाकिस्तान कहां खड़ा है, हिंदुस्तान कहां खड़ा है। आप छोड़िए हिंदुस्तान का, छोड़िए पाकिस्तान का, छोड़िए। नहीं आपने सही कहा। आप खुद देखिए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। यही जो ना भारत का फोबिया, भारत का हवा दिखा करके आप पाकिस्तान के ऊपर जो है, पाकिस्तान के ऊपर आप शासन करना चाहते हैं, ये आपको और अधिक मिल जाएगा। ये जो भारत का फोबिया, भारत का डर, भारत का उन्होंने खुद कह दिया, आपके अंदर हमेशा खाया रहता है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने खुद ये बात मान ली। आपने अंत में खुद कह दिया कि आज देखिए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। आपने अपनी बात कह भी दी अपना सवाल करने के साथ साथ। और आज सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं डॉक्टर इरशाद अहमद, आज पूरा विश्व जानता है कि भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये किसी के सामने साबित करने की कतई जरूरत नहीं है। मोहसिन नकवी पहुंचे थे ना, जब ब्रिटिश ऑफिस के बाहर उनकी गाड़ी
गाड़ी की तलाशी ली गई थी। और देखिए जरा हिंदुस्तान के जब मंत्री और नेता जाते हैं या प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका स्वागत कैसे होता है। तस्वीरें अपने आप में बता देती है और बता देती है कि पाकिस्तान की इमेज बाकी देशों के बीच कैसी है। मुझे हर बार एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देखिएगा। अभी के लिए साथ में जुड़ने के लिए डॉक्टर इरशाद अहमद और संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में रहने के लिए, इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।